फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन, ए गिव्स बी, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के एफ, बैकवर्ड के बी। ठीक है, टाइम टी पे टाइम जीरो पे मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टाइम टी पे एक्स चला गया और मान लो इक्विलिब्रियम आते आते एक्स इक्विलिब्रियम चला गया और ये कितना बन गया, एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। इक्विलिब्रियम आते आते मान लो ए का कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्विलिब्रियम से ड्रॉप हो गया और बी का एक्स इक्विलिब्रियम से बढ़ गया। अब अगर यहां पे मैं एक्स इक्विलिब्रियम निकालना चाहूं तो वो तो हमने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, बी बाई ए, राइट, एंड दैट इज एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम को आप क्या लिख सकते हो, के एफ बाई के बी। तो क्वेश्चन में अगर के एफ के बी और ए नॉट गिवन हो तो यहां से आप एक्स इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। ये हम लोग इक्विलिब्रियम में करते थे। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स इक्विलिब्रियम कितना है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो इक्विलिब्रियम आने में टाइम कितना लगेगा। दिस इज अबाउट काइनेटिक्स ना, नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। टाइम के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं, अगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट्स मैंने क्या बोला, इन 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 पोर्शंस में मैंने बाकी के लिए आपको क्या बोला है कि आपको उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही मानना है, लेकिन इन पोर्शंस में दे विल ऑलवेज गिव रेट ऑफ रिएक्शन। आप ऐसा देखोगे कहीं कहीं पे बुक्स में लिखा भी नहीं रहता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन है, फिर भी वो उसको रेट ऑफ रिएक्शन मान के ही सॉल्व कर देते हैं। इन पोर्शंस में ये जो भी एरो के ऊपर रेट कांस्टेंट लिखे होते हैं, कोई रूल नहीं है ऐसा, लेकिन आप उसको देखोगे 99% वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ही रहता है। तो आपको इनमें सब में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अब माइनस डी ए बाई डी टी कैसे लिखोगे, तो ये तो अभी अभी बताया 2 मिनट पहले। बोलो, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी। अभी देखा ना, माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, डिसअपियरेंस हो रहा है ए का। तो अगर डिसअपियर हो रहा है तो किससे डिसअपियर हो रहा है, फॉरवर्ड से, और अपियर किससे हो रहा है, बैकवर्ड से। तो ये अपने को पता है, ठीक है। अब अगर, अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो काफी सारे वेरिएबल्स आ गए, ए बी और टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, तो इनको पहले थोड़ा यूनिफॉर्म बनाते हैं। आप ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स। सो माइनस ऑफ डी ए नॉट माइनस एक्स विल बी dx, that will be equal to kf into a naught minus x minus kb into x। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। ए की जगह ए नॉट माइनस एक्स लिख दिया, तो ए नॉट तो कांस्टेंट है, तो वो dx बाई dt हो गया, और राइट में से लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको अगर यूनिफॉर्म बनाएंगे, यहाँ x कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी के एफ ए नॉट माइनस के एफ एक्स माइनस के बी एक्स, में से अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो के एफ प्लस के बी आ जाएगा। अब ये के एफ ए नॉट हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां आपको दिख रहा है कि के एफ ए नॉट माइनस के एफ एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बी एक्स इक्विलिब्रियम। या आप यहां पे लिख सकते हैं के एफ ए नॉट इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम, और ये आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए नॉट की जगह मैं लिखूंगा के एफ प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स टाइम्स के एफ प्लस के बी। तो यहां से dx बाई डी टी क्या आ जाएगा,
यस यस के एफ प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, इसको आप लिख दोगे dx अपॉन x equilibrium minus x is equal to kf plus kb into dt. देखो तो बिल्कुल वो फॉर्मेट आ गया जो फॉर्मेट हम लोग पहले देखते थे, याद आ रहा है? यहाँ पे वैसे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, x इक्विलिब्रियम माइनस x को t ले लिया, स्टैंडर्ड लॉन ln माइनस ln x इक्विलिब्रियम माइनस। हाँ अगर वैसे याद है तब तो बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से t और यहाँ 0 से x, माइनस ln एक बार इंटीग्रेट करो देखो क्या आता है, याद है तब तो फिर बहुत बढ़िया। x देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या हुआ बोल, ये नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ किया नीचे। उधर, हाँ ये देख dx by dt kf a नॉट माइनस x kf प्लस kb है। हाँ इसके नीचे अच्छा ये kf a नॉट को रिप्लेस किया इससे, नहीं, वहाँ राइट साइड एकदम कॉर्नर ऑफ द बोर्ड राइट साइड में वही है जो ऊपर था, kf प्लस x kf प्लस kb, x इंटू kf प्लस kb, फिर दोनों में से kf प्लस kb कॉमन लिया, then 1 minus x upon x equilibrium लिख लो। हाँ ये एक्चुअली एडवांटेज है, फॉर्मूलाज बहुत एक जैसे हैं, बट ये डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर के जैसा फॉर्मूला आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता था, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, यहाँ क्या आता है एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, सबने किया, रिमेनिंग कर लिया इसका, राजवी लिख लिया, a नॉट नहीं है ना, चेंज करें, लिख लिया, रिएक्टर जल्दी लिख लिया, रिएक्टर हो गया, लिखिए अच्छा। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln x इक्विलिब्रियम अपन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू टी आ जाएगा। देखो ये भी बहुत एडवांटेजेस है, बिल्कुल अपने को फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, खाली ये याद रखना है कि ए नॉट की जगह एक्स इक्विलिब्रियम आता है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे ही है, ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स आता था वो इज इक्वल टू के टी, यहाँ पे के की जगह के एफ प्लस के बी दोनों आ गया और ए नॉट की जगह पे एक्स इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो ln एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी।
क्या सवाल पूछ सकता है? एक्स पूछ सकता है एट एनी टाइम टी, या एक्स दे के टाइम पूछ सकता है। सबसे कॉमन फॉर्मेट तो यही होना चाहिए, बट काफी लेंदी होगा। आपको पहले यहां से एक्स इक्विलिब्रियम निकलवाएगा, उसके लिए वो के एफ के बी ए नॉट दे देगा। आपको यहां से पहले क्या निकलवाएगा? एक्स इक्विलिब्रियम। फिर उस एक्स इक्विलिब्रियम को यहां सब्स्टिट्यूट करवाएगा, एक्स और टी में से कोई एक देगा, दूसरा पूछेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? बस इसी फॉर्मेट पे आता है, बट ऑब्जर्वेशंस काफी है इसमें। जैसे आपको ये दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अगर दोनों साइड से फर्स्ट ऑर्डर हो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसके इक्विलिब्रियम को आने में भी इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। आप सोचो, इक्विलिब्रियम पे एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इक्विलिब्रियम। अगर एक्स एक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इट टेक्स लिख लो, इफ both forward and backward reactions, if both forward and backward reactions are first order, time required to reach equilibrium will be infinite. ठीक है, ठीक है। दूसरा लिखो टी हाफ। टी हाफ, टी हाफ क्या होता है? अब देखो, यहाँ टी हाफ जो है, क्या आप वो ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो? नहीं, ध्यान रखना, रिवर्सिबल में टी हाफ जो है वो जनरली प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे, फाइनल तो ये इक्विलिब्रियम पहुंचने में भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, उसके आगे तो कुछ होना ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो बी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है? एक्स इक्विलिब्रियम। तो ये अपना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का आधा जब बना लेगा, दैट विल बी कॉल्ड टी हाफ। बात समझ आ रही है? लिख लो, टी हाफ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is half of its equilibrium concentration. When the concentration of product is half of its equilibrium concentration, Kf plus Kbs, then the time period is called half life. ठीक है, प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम का आधा बनना है। अब लकीली यहां पे क्या है? ये 1:1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर x इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे होने वाला है बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो आधा कितना हो गया? x इक्विलिब्रियम बाई 2। लेकिन इसके एक को बनने के लिए इसका तो एक ही जाना पड़ेगा ना। तो अगर इसको x इक्विलिब्रियम बाई 2 बनना है तो इसको जाना कितना पड़ेगा? x इक्विलिब्रियम बाई 2। यानी इसके लिए x की वैल्यू क्या है? x इक्विलिब्रियम बाई 2 ही है। तो और t हाफ, x को आप क्या ले लेंगे? x इक्विलिब्रियम बाई 2, सो दैट विल बी ln x equilibrium upon x equilibrium minus x equilibrium by 2 kf plus kb into t half। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ln2 आ जाएगा। सो t हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ln2 by kf plus kb। ठीक है, तो हमने अपना जो मोरलेस पार्ट है, एक और छोटा सा पार्ट है जो रह गया है, जिसको अब कंप्लीट करना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसके भी कुछ सवाल आपको दिखे होंगे। सीरीज और इनके तो आते नहीं है, बट क्या है कि बिना सीरीज की आप मैकेनिज्म कर नहीं सकते। मैकेनिज्म में भी क्या है कि जो टाइप के सवाल आते हैं
उसमें सीरीज का जरूरत नहीं है, लेकिन एक टफ एस्पेक्ट है जो वो पूछ सकता है, और उसके लिए सीरीज करना पड़ेगा। तो पहले सीरीज कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म करेंगे। लिखो, फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, देखो, तो मान लो आपको कोई रिएक्शन गिवन है इस टाइप का। सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब एक से कुछ बना और फिर उससे कुछ और बन गया। जैसा आप ऑर्गेनिक में जनरली देखते हैं, रिएक्शन स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में कोई इंटरमीडिएट बना, जैसे कार्बोकेटाइन बना, और फिर उस कार्बोकेटाइन से कुछ और बन गया। ठीक है, तो दैट इज अ सीरीज या सीक्वेंशियल रिएक्शन। बात समझ आ रही है? मान लो पहले वाले स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 है और दूसरे वाले स्टेप का रेट कांस्टेंट K2 है। तो अब प्राइमरी गोल तो हमेशा यही होता है कि हम लोग किसी भी टाइम टी पे तीनों का कॉन्सेंट्रेशन लिख पाए। प्राइमरी एम क्या होता है कि ये जो हमने रिएक्शन देखा है, इसमें हम लोग किसी भी टाइम टी पे तीनों का कॉन्सेंट्रेशन लिख पाए। तो ऑब्वियसली पहले तो हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया कि हर स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। हर स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ए से इंटरमीडिएट का बनना भी फर्स्ट ऑर्डर है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आपने ऑर्गेनिक में ऑलरेडी देख रखे हैं। जैसे कि SN1 में आपने देखा था कि आपको अल्काइल हैलाइड गिवन है, और फिर क्या होता था कि यहां से क्लोरीन जो है वो लीविंग ग्रुप की तरह बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता था, और कार्बोकेटायन बनता था, दैट वाज द इंटरमीडिएट। और फिर उस कार्बोकेटायन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, जैसे कि पानी है, तो उसने अटैक कर दिया और आपको क्या मिला, अल्कोहल। तो आपने इस टाइप के रिएक्शंस कहाँ देखे हैं ऑर्गेनिक में? यहां से H+ निकलेगा तब अल्कोहल मिलेगा। पहले स्टेप में कुछ हुआ और आपको एक इंटरमीडिएट मिला, उस इंटरमीडिएट में किसी और ने अटैक किया और आपको प्रोडक्ट बना के दिया, कुछ इस तरह का है ना। तो पहला काम हमारा ये है कि हम लोग किसी भी टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन तीनों का लिख पाए। कैसे लिखेंगे? तो ए का तो बहुत बहुत आसान है। अगर आपको ए के लिए कोई डेरिवेशन करना है, आप ए का डिसअपीयरेंस कैसे लिखोगे? सो -dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए। फर्स्ट ऑर्डर है, तो -dA/A इज इक्वल टू K1 dt। और ये आपको ऑलरेडी इंटीग्रेट कर वर के आप सब जानते हो, ये निकाल चुके हो आप। AT क्या आएगा? सीधा K0 इंटू e⁻⁻K1। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो किसी चीज से मतलब ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इसको इंटीग्रेट करके निकाल हम लोग पहले ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरमीडिएट की बात करता है, इंटरमीडिएट की बात करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करूं, मान लो मैं इंटरमीडिएट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस लिखता हूं, K1 minus K2. सो दैट विल बी प्लस dI/dt। और रेट ऑफ अपीयरेंस अगर मैं लिख रहा हूं तो प्रोड्यूस जिससे हो रहा है वो पॉजिटिव में, और जिससे कंज्यूम हो रहा है वो नेगेटिव में। सो दैट विल बी K1 इंटू A माइनस K2 इंटू I। बात समझ आ रही है? लेकिन जब ऐसे लिखा तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ गए, टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना डाल सकते हैं,
बट उसके अंदर फिर वो टाइम का फैक्टर आएगा, तो अगेन इंटीग्रेशन विल नॉट बी इजी। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इवेंचुअली सारा फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। मान लो अगर ऐसा फॉर्मेट आ गया, मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो x माइनस वाई, ऐसा कोई आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख लो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसको दोनों साइड में e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर x। और क्या इसको आप d ऑफ y इंटू ई टू दी पावर x लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखो, एक बार e टू दी पावर x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन, एक बार y कांस्टेंट e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, और इसको आप कैसे लिख दोगे, d ऑफ y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर x dx, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इधर सिर्फ x वेरिएबल है, और ये d ऑफ z जैसा हो जाएगा, दैट विल बी z। तो y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू ई टू दी पावर x dx, ऐसा कुछ आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये जो e टू दी पावर x से हमने मल्टीप्लाई किया ना दोनों साइड में, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको हम इजी बना सकते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा। पहले इतना लिख लो, उसकी बात करते हैं फटाफट। देखो, तो इस तरीके से क्या होता है कि इसको याद रखना भी थोड़ा इजी होता है। तो आपका जो फॉर्मेट होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा। और जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो e रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स आएगा। ये पिछले वाले केस में p की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो वो e रेज टू पावर x आ गया था। और जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो भी आप यहीं से याद रख सकते हो। देखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स याद रखना मुश्किल होता है, बट ये याद रखना बहुत इजी होता है। ये एक एग्जांपल याद रख लेते हैं, ताकि अगर भूल गया, अगर करना पड़ जाए ऐसे, तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो याद ही रखो फॉर्मूला, वो बेस्ट चीज है। लेकिन अगर करना पड़ जाए तो याद रखने के लिए यही बेस्ट तरीका होता है। लोग यही याद रख लेते हैं कि e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई किया कैसे कैसे होगा, है ना। और ये फाइनल फॉर्मेट से भी वो याद आ जाएगा अपने आप आपको। ये क्या है, e रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स, ये पी वाई, और ये इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डी एक्स। ये फॉर्मेट भी याद हो जाता है आपको। पूरे को आए बोल दो। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये फॉर्मेट आएगा। अब आप इसको यूज करके जो अभी एक्सप्रेशन देखा था उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर आप करो। पागल है क्या? देखो, आपका एक्सप्रेशन जो आया था ना, ये वाला, ये भी उसी फॉर्मेट का है। ये डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस के टू इंटू आई है। ये के टू इंटू आई को इस साइड में ले आओ, और ये ए को लिख दो ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के वन टी। अभी निकाला था ना पिछले पेज पे। तो आपको दिखेगा कि ये एक्स का फॉर्मेट यहाँ आ जाएगा, पावर में हाँ माइनस के वन इंटू टी।
याद आ रहा है? आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा, जैसे मैंने अभी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो फिर इंटीग्रेट करो, उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो याद रख लो, वही बेस्ट चीज है ना। तो x to fx होगा, कहाँ पे? देखो इवेंचुअली फॉर्मूला याद रख लो, प्रोसेस यही होता है, बट वहां पे आप कर भी नहीं पाओगे ये, और ये इंटीग्रेशन भी इसके बाद भी इजी नहीं होता है। तो आप सीधा फॉर्मूला याद रख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो आता है दैट विल बी K1 अपॉन A2 माइनस K1 इंटू A0 माइनस K1T माइनस e रेज टू माइनस K2, ऐसा कुछ आएगा। अब एक बार सोच के देखो, ये आप यहां जो इंटीग्रेशन करोगे ना उसके बाद फाइनली ऐसा कुछ आएगा। तो बेस्ट यही है कि आप इसको याद रखो, है ना, ये नहीं हो पाएगा वहां पे, ये बहुत लेंदी इंटीग्रेशन होता है और अभी भी करके कोई यूज नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगेन आपको ये भी समझ आ रहा है कि इस फॉर्मूले पे दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना भी इजी नहीं होगा, सारी वैल्यूज वो दे भी देंगे तो भी निकालना इजी नहीं होगा। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होता है दे विल फोकस मोर ऑन दैट। जैसे एक बार आपने आई निकाल लिया तो फिर पी निकालना भी इजी है। पी कैसे निकालेंगे? तो मान लो आपने dp बाई dt निकाला, दैट विल बी K2i, और फिर आप इस i को इधर सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे, वो भी इजी नहीं है। ये बात समझ आ रही है? करोगे, ट्राई करके देखो। ये तो इजी है, ये तो थोड़ा इजी है, लेंदी है, बट इतना टफ नहीं, इतना ज्यादा टफ है। ठीक है, आपने इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना है, K2 minus K1 E naught Slide. e raised to minus K1 e raised to minus K1 plus K2 e raised to minus K2 minus ठीक है, उल्टा कर दिया, ये लिख लिया सबने। इसके हेल्प से हमने ये निकाला, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे तो पी आएगा। देखो प्रॉब्लम यहाँ सीक्वेंशियल थोड़ा सा इस मामले में टफ है। टफ यूं होता है क्योंकि आपको इसमें ये डेरिवेशंस वहां करना भी पॉसिबल नहीं है, और ना इनके फॉर्मूलाज इतने सिंपल आते हैं कि आप आसानी से याद रख लो। कुछ कुछ हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ फायदा जरूर है कि आप वहां पे ये सोच सकते हो कि ये माइनस प्लस गलत दिया या सही दिया है। जैसे आपको ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन तो पॉजिटिव आना है, और आपको पता है कि सारे रेट कांस्टेंट्स तो पॉजिटिव ही होंगे, रेट कांस्टेंट तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर K2 K1 से ज्यादा है मान लेते हैं, तो K2 माइनस K1 क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर K2 ज्यादा है तो e टू दी पावर माइनस K2 क्या होगा? कम होगा, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। आप यहाँ यही देखो, एक आपको क्या याद रखना है कि e की पावर में सारा नेगेटिव होता है, यहाँ पे e की पावर में सारा क्या होता है? नेगेटिव। दूसरा आपको पता है इंटरमीडिएट आपको पॉजिटिव में चाहिए, तो K2 माइनस K1 भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यही गलत कर सकते हो ना कि तुमने यहाँ K2 माइनस K1 लिख दिया, ये K1 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, सॉरी K2 इधर कर दिया, तो फिर यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर K2 बड़ा है तो e टू दी पावर माइनस K2 क्या होगा? छोटा, छोटे में से बड़ा माइनस आ गया, अब ये नेगेटिव तो आ नहीं सकता। बोलो भाई। तो आप बस ये चेक कर सकते हो कि आपको फॉर्मूला सही याद है कि नहीं है, वहां पे आप पूरा याद तो आपको रखना ही पड़ता है इसमें। कुछ बात समझ आ रही है? वो जो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन निकाला यहां सब्स्टिट्यूट करो और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। छोड़ो, मैं कर देता हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो ए नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर K2 इंटू e टू दी पावर माइनस K1T माइनस K1 इंटू e टू दी पावर माइनस K2T
अपॉन K2 माइनस K। दोनों पे अपॉन है। नहीं 1 माइनस 1 के नीचे नहीं आएगा। नहीं K2 e raised to हाँ minus K1T। दोनों दोनों के नीचे वो एक साथ ही है। वन अलग है कि वन अलग है। वन माइनस परसेंट 1 माइनस K2 into e to the power minus K1T minus K1 into e to the power minus K2T upon K2 minus 0 है ना। ठीक है। हाँ देखो रेयर चांस है कि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले, मुश्किल है। इसके आसान केसेस आपसे पूछेगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, गेट में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, बट जेई के लिए इट्स टू टफ क्योंकि डिराइव नहीं हो सकता और याद रखना भी इजी नहीं है इसको। याद हो जाएगा। चलो देखो भाई, अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाते हैं और अपने को कुछ भी गिवन नहीं है, K1 ज्यादा है K2 ज्यादा है, एक जनरल परसेप्शन के हिसाब से अगर बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आना चाहिए। और पहले तो अपने को पता है कि सबका कोएफिशिएंट 1 है। ये इनिशियली मान लो A0 था, अगर ये A0 में से x गया तो ये कितना बनेगा x, और उसके x में से अगर y जाएगा तो ये कितना बनेगा y, यानी सम हमेशा क्या होगा A0 ही होगा। सम ऑफ ऑल ऑफ दीज विल बी इक्वल टू A0 ओनली। अगर सबका कोएफिशिएंट 1 है तो अगर ये इनिशियली A0 था और ये A0 माइनस x हो गया तो ये कितना हो गया x, और अगर इस x में से y चला गया तो ये कितना हो गया y। तो A0 माइनस x प्लस x माइनस y प्लस y दैट विल बी इक्वल टू A0। ये बात समझ आ रही है। Initial concentration of A is equal to concentration of A at time t plus concentration of intermediate at time t plus concentration of product at time t। ये कब तक वैलिड है? जब तक कोएफिशिएंट सबका क्या है 1 है। कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर एक जनरल परसेप्शन के हिसाब से ग्राफ बनाए, ए में तो फर्स्ट ऑर्डर है, ए को तो किसी से मतलब ही नहीं है। ए में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ए को किसी से मतलब नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह डिक्रीज होगा, सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट की, ऊपर जाएगा मैक्सिमम। यस, क्योंकि इंटरमीडिएट तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ए उसको बना रहा है, तो धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे उसका रेट भी बढ़ेगा, बट इवेंचुअली पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एक मैक्सिमा आएगा, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, क्योंकि इवेंचुअली इंटरमीडिएट के फॉर्म में तो कुछ रहना नहीं है। इंटरमीडिएट को तो वापस जीरो पे ही जाना है, इंटरमीडिएट बनना तो प्रोडक्ट ही है। तो आप अगर इंटरमीडिएट का प्लॉट बनाओगे तो वो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑब्वियसली इसमें एक मैक्सिमा निकालने की जरूरत पड़ जाएगी, किस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, बहुत तरह के सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, अगेन एग्जैक्ट कर्व कैसा होगा वो K1 K2 इनके वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा, बट अगर एक आपको आइडिया लगाना हो तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा A0। अरे इनफाइनाइट टाइम में तो फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो ही जाएगा ना, तो जब खत्म हो जाएगा तो ये A0 ये बन गया होगा और ये A0 वापस से क्या बन गया होगा P बन गया होगा। तो इवेंचुअली आपको पता है कि वो कहां जाएगा, A0 पे जाएगा। कौन? प्रोडक्ट। तो ए फर्स्ट ऑर्डर डिक्रीज, इंटरमीडिएट पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, और प्रोडक्ट इंक्रीज बट ओनली अप टू A0, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो एक बेसिक आपसे अगर ग्राफ बनाए तो इसमें आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगेगा वो डेफिनेटली इंटरमीडिएट का मैक्सिमा, इसको हम लोग कहते हैं टी मैक्स। टी मैक्स क्या है? जिस टाइम पे
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मैक्सिमाइज हो जाए, जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मैक्सिमाइज हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, टी मैक्स। निकालो, ये तो बहुत इजी है। डी आई बाई डी टी जीरो कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई पता है, और ये बहुत बेस बहुत बहुत इजी है, कर लोगे। ये मॉड्यूल में माइनस मैक्सिमम के कर ले इसको। मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आई बाई डी टी जीरो, ऐसे कुछ आएगा शायद, साइन के टू बाई के वन के टू माइनस के, हाँ K2 माइनस K1 ऐसे कुछ। जल्दी कर लो ये। इतना पार्ट कांस्टेंट ही है। पहला वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा, माइनस के वन इंटू ई टू दी पावर माइनस के वन टी, और ये आ जाएगा प्लस के टू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टू टी इज इक्वल टू जीरो, और कॉस तो आ जाएगा, ई का एक पावर बन जाएगा, लॉन ले लेना, आ जाएगा, है ना। तो डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, ये आ जाएगा माइनस के वन इंटू दी पावर माइनस के वन टी, और माइनस माइनस प्लस के टू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टू टी इज इक्वल टू जीरो, और यहां से आ जाएगा के वन इंटू ई टू दी पावर माइनस के वन टी इज इक्वल टू के टू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टू टी। K2 by K1 is equal to K2 minus K1 क्या आया था, e raised to minus k1t upon e raised to minus k2t is equal to k2 by k1, k2 by k1, so k2 minus k1 t is equal to k2 by k1, दोनों साइड में ln ले लो, k2 minus k1 t is equal to k2 by k1, so t is equal to ln k2 by k1 upon t max। जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो अभी तक ये तीसरा चीज इंपॉर्टेंट हमने देखा, जो थोड़ा सा याद जैसा करना पड़ रहा है अपने को, इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और टी मैक्स, किस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमाइज है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो अब इसमें हमने देखा कि यार इतना टफ इक्वेशंस डायरेक्टली पूछेगा नहीं अपने को सवाल में, तो इसको सिंपल बनाएगा कैसे, देखते हैं। equal to 2K1 बोलो। हाँ, अब इसको कुछ केसेस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखो, इफ K2 इज मोर देन K1, if K2 is very high as compared to K1। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया था,
concentration of intermediate at any time t and concentration of product at any time t, है ना? एक बार concentration of product बताएंगे क्या था? A naught into 1 minus e to the power minus k2t upon k2 minus k1 plus k1 मल्टीप्लीकेशन में प्लस यहाँ प्लस है ना, वन माइनस पहले वाले में k2 था, e raised to minus k1t अपॉन k2 माइनस k1, पर अंदर में माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना, k1 into e raised to the power minus k2t अपॉन k2 माइनस k1। मैं इसको प्लस बोल रहा था, ये लिखा ऐसा ही एक्सप्रेशन आया था ना अभी, बोलो यार, ये तो याद ही रखना है ना। अब अपने को बोल रहा है k2 जो है वो k1 से बहुत ज्यादा है, तो k2 के रिस्पेक्ट में k1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इफ k2 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू k1, तो k2 के रिस्पेक्ट में k1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब k1 अपॉन k2 क्या होगा? बहुत कम या बहुत ज्यादा? बहुत कम। k1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू k2। k1 अपॉन k2 क्या होगा? बहुत कम। अच्छा, k2 ज्यादा है तो e टू दी पावर माइनस k2t भी क्या होगा? बहुत कम। यानी ये पूरा टर्म जो है वो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। और यहां भी k2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ध्यान से देखते, तो एक केस हमने अज्यूम कर लिया, यही केसेस इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 3 केस होता है, बट उसमें 2 ही आएगा, या तो k2 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू k1 या k1 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू k2। ये 2 ही केसेस हैं जिसपे सवाल आएंगे, है ना? तो देखो होगा क्या कि अगर k2 बहुत ज्यादा है तो k1 को आप k2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर आपने k1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ k2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो k1 बाई k2 वेरी स्मॉल वैल्यू, और e टू दी पावर माइनस k2t अगेन अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो ये पूरा चीज बहुत छोटा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये इवेंचुअली कुछ ऐसा आ जाएगा a नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस k1t। बोलो ये बात समझ आ रही है? अब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये जो है ये है क्या? ये रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए है, एक्स। बात समझ आ रही है? बट ये सोचने पे क्या लग रहा है कि यार इसका क्या मतलब है, किसी भी टाइम टी पे इंटरमीडिएट है ही नहीं, बहुत कम है। एग्जैक्टली हमने अप्रोक्सीमेट किया है, तो बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा इंटरमीडिएट, बट किसी भी टाइम पे इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ऐसे सिनारियो में? बहुत कम। सोचो, लगेगा तुमको अगर K2 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है ये रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो ये रेट ज्यादा है, मतलब जो इंटरमीडिएट यहां से बन रहा है वो यहां आगे तुरंत कंज्यूम हो जा रहा है। तो क्या इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। किसी भी टाइम टी पे इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? काफी कम है। कुछ बात समझ आ रही है? सोच के देखो, ये जो है ये बेसिकली क्या है? ये है रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए। तो अगर सारा रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट में ही आ गया तो इसका मतलब है इंटरमीडिएट में क्या है? बहुत कम है। क्योंकि सोचने में तो ये लग रहा है ना कि इंटरमीडिएट भी बना फिर उससे प्रोडक्ट बना, बट क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2 बहुत ज्यादा है, सारा इंटरमीडिएट जो है वो लगभग लगभग किसमें चला गया है? प्रोडक्ट में चला गया है। कुछ बात समझ आ रही है? लिख लो फटाफट, मैं कुछ लिखवा भी देता हूँ। लिखो, इन दिस सिनेरियो
द कॉन्सेंट्रेशन, नहीं नहीं, the concentration of C of product, sorry, the concentration of product is dependent on the rate constant of the slowest step of the mechanism and that's why it is called rate determining step. And that's why it is called rate determining step. देखो, जो स्टेप का रेट कांस्टेंट ज्यादा है, क्या उसके रेट कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? जो स्लो स्टेप है, जिसका रेट कांस्टेंट कम है, उस पे। ये बात ध्यान रखना है। इसी को जाके हम लोग आगे आरडीएस बहुत यूज करने वाले, ये टर्म हम लोग ऑर्गेनिक में खास करके। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे दो स्टेप अगर रिएक्शन में हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, इंटरमीडिएट से मतलब नहीं है, क्योंकि वो फाइनली बचने नहीं वाला है। मतलब किससे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस K1T। अरे उसको आगे से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे यार, यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? K1 पे। K1 छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू है? छोटी वैल्यू है। यानी K1 अगर कम होगा तो रेट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। अरे रेट रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर रेट कम होगा तो ये स्टेप क्या हो गया? स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी स्टेप पे कौन डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। किसका? प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा, इंटरमीडिएट। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसे सोचूं तो भी क्या आंसर वही आएगा? बिल्कुल। तो आपको करना क्या है कि जब आपको कोई फास्ट स्टेप दिखा, तो वो रेट कांस्टेंट और उसका रिएक्टेंट दोनों को कट कर दो। आपको दे दिया कि 5 स्टेप है, K5 इज मोर देन K4 इज मोर देन K3 इज मोर देन K2 इज मोर देन K1। तो सिर्फ K1 छोड़ना है, बाकी सारे रेट कांस्टेंट्स और उनके रिएक्टेंट्स वो सब कैंसिल कर देना है, और सीधा एक ही स्टेप में आप रिएक्शन को लिख दोगे। क्या बन गया? इसे प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट K1 लेके, और सारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन कुछ तो होगा। एक बार उसकी बात कर लेते हैं। बताओ, इंटरमीडिएट का फॉर्मूला क्या आया था? K1 by K2 minus K1 into A naught raised to K1 upon K2 minus K1 into e to the power A naught. minus A A naught in So minus K1T minus e to the power minus K2T। याद आ रहा है? अब आपको मैंने सवाल में क्या बोला कि K2 is much more bigger value than K1। तो K1 को K2 के रिस्पेक्ट में छोड़ देना है। K1 by K2 A naught. ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर K2 बहुत बड़ी वैल्यू है तो e टू दी पावर माइनस K2 क्या होगी? बहुत छोटी वैल्यू। तो इसके रेस्पेक्ट में इसको भी छोड़ देना है। तो यहां से हमारा इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा? K1 by K2 इंटू
ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस k1 इंटू टी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब देखो, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में, याद आ रहा है? क्या था इक्विलिब्रियम स्टेट? रेट ऑफ ए से बी बन रहा था और बी से भी ए बन रहा था, और जितने रेट से ए से बी बन रहा था उतने रेट से बी से ए बन रहा था, इक्विलिब्रियम स्टेट। वैसे यहाँ पे एक नया टाइप का स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जिस रेट से इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उस रेट से इंटरमीडिएट कंज्यूम भी हो रहा है, तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। देखो पिछली बार क्या हो रहा था कि ए से आई बना और आई से भी ए बना, और ये दोनों रेट इक्वल थे, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है? ए से आई बना और आई से पी बना, और जिस रेट से आई बना उस रेट से आई कंज्यूम भी हुआ, तो आई का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। बात समझ आ रही है? अभी हमको पता नहीं है यहाँ पे, मान लो कि स्टेडी स्टेट है या नहीं है, तो हम लोग उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट में है, मतलब वो जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उस रेट से कंज्यूम भी हो रहा है और उसी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करेंगे? अब अपने को पता है कि अगर स्टेडी स्टेट हुआ तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट क्या होगा? इक्वल। बोलो यार। सो इफ स्टेडी स्टेट has been achieved, आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। बोलो यार, है ना? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट क्या है? K1 A, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट क्या है? K2 I। बोलो, क्या ए का कॉन्सेंट्रेशन पता है? ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस K1 T। अरे, और क्या इंटरमीडिएट का भी पता है? अरे पता है इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन। इनको वहां सब्स्टिट्यूट करके इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे निकाल के देखो, ये अप्रोक्सीमेशन के साथ क्या इतना ही आता है क्या? एक बार ट्राई करो। आपको ये प्रूव करना है कि स्टेडी स्टेट आया है, उसके लिए आप क्या करोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट को इक्वल कर दोगे। उसको इक्वल करके देखते हैं कि सेम कॉन्सेंट्रेशन आया है कि नहीं। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन आएगा मतलब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यहां पे क्या है? वैलिड है। ट्राई करो। आया? आपको दिखेगा वही कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वापस से जो अभी हमने बिना स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के इंटरमीडिएट के एक्चुअल फॉर्मूले से निकाला है, वही आएगा। इसका मतलब क्या है? इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, मतलब जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है उतना वो कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, ये भी देख लो यहाँ पे, स्टेडी स्टेट आने के लिए क्या K1 और K2 का इक्वल होना जरूरी है क्या? नहीं। स्टेडी स्टेट के लिए K1 और K2 इक्वल नहीं हो रहा। अरे K2 इज वेरी हाई तब जाके स्टेडी स्टेट आ रहा है कि नहीं है? अपने को ऐसा लगता है सोचने में कि शायद जब K1 K2 इक्वल होता होगा तो सही स्टेट आता होगा। नहीं, अरे मुझे रेट इक्वल करना है, रेट कांस्टेंट इक्वल नहीं करना। रेट में सिर्फ रेट कांस्टेंट नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। तो K1 A में A बहुत ज्यादा है बट K1 बहुत छोटा है, और K2 I में K2 बहुत ज्यादा है बट I बहुत छोटा है, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, लिखो, ट्राई करो। हो गया? लिख लो, स्टेडी स्टेट, दैट स्टेट इन विच
rate of appearance and disappearance becomes equal for intermediate, and the concentration of intermediate becomes constant, and the concentration of intermediate becomes constant. तो यहां पे आपने रेट ऑफ अपीयरेंस में A1 इंटू ए सब्सटीट्यूट किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में K2 इंटू आई सब्सटीट्यूट किया, और यहां से आपने वापस से इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन निकाला विद द अप्रोक्सीमेशंस, और यही आया A1 अपॉन K2 इंटू A0 इंटू ई टू दी पावर, जरूरत नहीं पड़ा क्या? A1 by K2 into A plus A ओके, ठीक है, तो सीधे आ रही है। तो ये आपने निकाला, सेम आ गया कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है कि एक्चुअली इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट में है, और ये अप्रोक्सीमेशन आपको बहुत यूज करना पड़ेगा जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक में जाएंगे। सवाल आया नहीं है लास्ट 10 इयर्स में, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे मैकेनिज्म का सवाल नहीं आया है। जो सवाल आए हैं वो बिना स्टेडी स्टेट के हो जाता है। दो मेथड होता है मैकेनिज्म में सॉल्व करने का, एक बिना स्टेडी स्टेट लगाए और एक विद स्टेडी स्टेट लगा के। तो बिना स्टेडी स्टेट वाला जो सवाल मैकेनिज्म का आया है वो इसी साल आया है, लास्ट ईयर 24 में जो एडवांस मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया है वो मैकेनिज्म का ही आया है, बट उसमें बिना स्टेडी स्टेट के ही हो जाता था, वो सवाल आया था। ठीक है, ठीक है, आगे इसका यूज करेंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात हमने देखा। अच्छा, अगर इसमें कोई आपको ग्राफ प्लॉट करने बोलता है, कैसे प्लॉट करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। फर्स्ट ऑर्डर की एक्सपोनेंशियल एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज तो ए तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये तो घट जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के जैसे। अच्छा, K2 इज वेरी हाई, नॉट K1। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था उसमें तो K1 हाई हो गया ना, बहुत जल्दी घट रहा है ये, समझ रहे हो? अभी जो मैंने बताया, मैंने ऐसे स्टीप कर दिया था, उसमें तो K1 हाई हो गया, ए बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है कि नहीं है? बट यहाँ ऐसा नहीं है, K2 इज हाई। आप जो अभी इंटरमीडिएट का बनाते थे, क्या वैसे ही बनाएंगे ऐसे ऊपर ले जाके? नहीं 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 नहीं, बहुत छोटा सा उसका पीक आएगा, है ना? उसका पीक बहुत छोटा सा आएगा, वो भी बस दिखाने के लिए। बात समझ आ रहा है? बहुत छोटा सा पीक आएगा, वो भी दिखाने के लिए, क्योंकि वो तो बन रहा है और खत्म हो जा रहा है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ही कम है। बोलो, बात समझ आ रही है? तो ये भी खाली सिंबॉलिक ही है, आप इसको भी बहुत छोटा सा बना सकते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कांस्टेंट कर लें, क्योंकि वो तो बन रहा है और खत्म हो जा रहा है कि नहीं है? और प्रोडक्ट जैसे आप बनाते थे, मैं जा रहा हूँ से बताया क्यों कर सब कौन सा ये प्रोडक्ट वाला ये ड्राइवर बना है। नहीं नहीं, एक पॉइंट ऑफ इंडेक्शन, ठीक है। दूसरे केस के लिए निकालो, if K1 is very high as compared to K2, निकालो सब कुछ खुद से। if K1 is very high as compared to K2, क्या कर सकते हैं? हाँ रीटा माइनस नेगलेक्ट कर दो यस, अगर K1 बहुत हाई है तो K1 और A को निपटा दो। K1 बहुत हाई है तो सारा A इंटरमीडिएट बन जाएगा, और क्या, और उसके बाद सीधा फर्स्ट ऑर्डर से इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन जाएगा। लिख लो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह इंटरमीडिएट का और प्रोडक्ट का।
ए से इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन रहा है, K1 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू K2, इतना दे रखा है। इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे भी अपने को याद है क्या होता है, K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नॉट इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस K2 t माइनस K1 ही है माइनस K2 t। तो K1 is very high as compared to K2। अगर K1 बहुत ज्यादा है तो e टू दी पावर माइनस K1 काफी कम होगा। ये K1 K1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा a नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस K2 t। सही है, ये देख के क्या लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? ये देख के क्या लग रहा है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। तो हुआ क्या होगा, क्योंकि K1 बहुत ज्यादा है तो ये सारा का सारा ए नॉट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया होगा और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है। तो ऐसे भी आपको पता है जो K ज्यादा होता है उसको और उसके रिएक्टेंट को हटा के वो सारा कॉन्सेंट्रेशन सामने वाले में शिफ्ट करके नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर लगा सकते हो। अगर यही स्टेप बाकी है और इसी में फर्स्ट ऑर्डर लगाना है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस K2 t, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो जो ये रिएक्ट होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 1:1 है, ये रिमेनिंग है तो रिएक्टेड कितना होगा, ए नॉट माइनस दिस, सो इट विल बी ए नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस K2 t। सही है, सही है। जो ये बाकी है उसको टोटल में से माइनस कर दो तो रिएक्टेड और 1:1 है तो वही प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हाँ ग्राफ नीचे गिर जाएगा, रिएक्टेंट बहुत स्टीप आएगा, रिएक्टेंट बहुत जल्दी खत्म होगा, इंटरमीडिएट बहुत जल्दी बढ़ेगा और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर घटेगा। इसको ऐसा थोड़ा सा ऐसे गोल कर देना, बात समझ आ रहा है क्या करना है? रिएक्टेंट तो फर्स्ट ऑर्डर घट रहा है बट बहुत फास्ट घट रहा है, कम टाइम में बहुत ज्यादा फॉल आएगा, इवन बहुत ज्यादा है ना, सही है। और इंटरमीडिएट काफी फास्ट बढ़ेगा, जितना फास्ट ही घटेगा उतना फास्ट वो बढ़ेगा, बट बढ़ने के बाद क्या होगा, वो तो फर्स्ट ऑर्डर डीके है तो वो फर्स्ट ऑर्डर फॉल। ठीक है, और प्रोडक्ट बाद में जाके, ठीक है। चलो, तो यही दो मेन केस है, एक और तीसरा केस आप बना सकते हो, मैं और नहीं बता रहा, आप खुद से कर लेंगे, लिमिट आपको आता है। तीसरा केस हो जाएगा K1 इज इक्वल टू K2, उसमें 0/0 का ऑर्डर वो बन जाएगा, अपना फॉर्मेट बन जाएगा, तो आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद से कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही कुछ कुछ केसेस रैंडम बना सकते हैं, आता नहीं है इतना। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक आइडिया समझ आना चाहिए क्या स्टेडी स्टेट होता है, मेनली तो ये इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आगे जाके स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा।